नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत का ये एपिसोड लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी नैन्सी कोहली। और जिस तरह से कल हमने आपसे वादा किया था कि आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से 21वीं सदी की ऊर्जा ज़रूरतों को श्योर, प्योर और सिक्योर रूप से पूरा करने के लिए कल जिस तरह से प्रधानमंत्री ने 750 मेगावाट का जो सोलर प्लांट रीवा में राष्ट्र को समर्पित किया, कहीं ना कहीं वो भारत को एक ऊर्जा केंद्र के रूप में वैश्विक पटल के साथ साथ किफायती ऊर्जा के रूप में भी सामने आने में मदद करेगा। जिस तरह से ऊर्जा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर के पथ पर चल पड़े हैं, कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए, जब हम कुसुम योजना का जिक्र करते हैं, और किस तरह से जब हम स्वच्छ ऊर्जा की बात करते हैं, कैसे खाका तैयार किया जाएगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे आत्मनिर्भर भारत में। Absolutely, we'll be discussing in detail about Prime Minister Modi's, in fact, he dedicated Asia's largest solar plant to the nation in Madhya Pradesh's Rewa. The 750 megawatt plant will not only supply power to different state discoms in Madhya Pradesh itself, but will also be meeting the energy needs of the Delhi Metro to a certain extent. Now, the launch of this plant is landmark in its renewable energy journey that has progressed by leaps and bounds in the recent years. And over the course of next 1 hour, we'll be discussing in detail about the significance of this plant as well and what it really means as far as government's commitment, Anchal, to make India, the global hub of clean and renewable energy is concerned. We'll be discussing in detail about that. Let's introduce our guest to you at this point. We'll be joined by Dr. Ashwini Kumar, Senior Director of the Energy and Research Institute of India, TERI, and also Tirthankar Goyal, the CEO, TG Consulting, Think Global, and Mr. K.A. Badrinath, Senior Economic Journalist as well. बिल्कुल, तो K.A. Badrinath हमारे all साथ of you for joining us here on Doordarshan News and DD India. Let's in fact, yes, Anjali, वो making K.A. Badrinath जो है, जो सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट है, वो कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी कुमार, जैसे कि नैन्सी ने बताया, सीनियर डायरेक्टर टेरी जुड़े हुए हैं, साथ ही तीर्थंकर गोयल, सीईओ टीजी कंसल्टिंग। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। सबसे पहले मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार आपके पास आना चाहती हूँ। जिस तरह से हम जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है, जब हम इसके भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो 300 से ज्यादा दिन ऐसे होते हैं जब जो सूर्य की रोशनी है, या कि हम कह सकते हैं सूर्य हम पर मेहरबान होता है। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जिस तरह से इस प्लांट यानी कि मेगा प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया गया है, तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। जी, मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूँ। ये जो प्लांट 2015 में इसकी नींव रखी गई थी और 2015 से अब कल हमने इसको, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको राष्ट्र के नाम समर्पित किया है। 750 मेगावाट ये एक अभूतपूर्व अपने आप में घटना है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इस जगह कि ये एक ऐसा पहला प्लांट था जहां पर जो इससे हमें सोलर टैरिफ मिला, दैट ब्रीच दी व्हाट यू कॉल ग्रिड पैरिटी। कोल वाले जो नए कोल के प्लांट आते हैं उसके टैरिफ से इसमें सौर ऊर्जा का टैरिफ कम प्राप्त हुआ था। ये पहली बार ऐसा हुआ था। तो अपने आप में बहुत ही इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट जुड़े हैं इस प्लांट में। और इसमें 3 बेसिकली प्रोजेक्ट हैं जो 250 मेगावाट ईच के हैं और बहुत सारे इसमें इनोवेशंस हुई हैं इसमें। जी। Absolutely. And let me go now to Mr. Goyal. Mr. Goyal, your comments here, because this is a very important and landmark step taken as far as India's renewable energy journey is concerned, and it also goes on to show the commitment of the government of India to make India a global hub of clean and secure renewable energy. Through your medium, first of all, I would like to congratulate the Indian government for putting up the Asia's largest solar power plant in the state of Madhya Pradesh, and it is going to put India in a different league. Number one, I mean, it is Asia's largest solar power plant. Now, with the commissioning of this Rewa solar power plant, there is going to be huge reduction in the carbon emissions, which is equivalent to around 1.5 million tons of carbon dioxide per month. This is one thing, and so we are going in a direction of achieving the 100 gigawatt by year 2022, in line with the vision of the Prime Minister, which he committed in the COP21 in Paris. As far as this
project is concerned, it has achieved within the timelines, and I must accept that it's quite remarkable because through this project, Delhi Metro is going to be fitted from one state to other state, which is a total new direction in the grid, taking in mind the grid parity and the stabilization. जी अश्विनी जिस तरह से हम लगातार प्रधानमंत्री को भी सुन रहे थे और उन्होंने ये कहा कि अगर हम अक्षय ऊर्जा को बढ़ाते हैं तो एक नए भारत जिसकी नींव हम रखते हैं और जिसका सपना प्रधानमंत्री ने देखा है उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। और हम ये जानते हैं कि जब हम सौर ऊर्जा क्षेत्र की बात करते हैं तो इस समय जो दरें हैं सौर ऊर्जा को लेकर वो कहीं ना कहीं जो बिजली की दरें हैं वो न्यूनतम है। तो कहीं ना कहीं अगर हम कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो या फिर निवेश को आकर्षित करते हैं, तो हम जानते हैं कि बिजली बहुत बड़ा पूरक होती है। ऐसे में सौर ऊर्जा की वजह से ज्यादा निवेश, ज्यादा रोजगार के मोर्चे पर हमेशा अच्छी खबर। बिल्कुल, मैं आपको सौर ऊर्जा के लिए जरा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। भारत ने बहुत ही अच्छी प्रगति की है। भारत शायद अपने आप में एक ऐसा पहला देश था जिसने अक्षय ऊर्जा के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था सबसे पहले की थी हमने 1980 से, और उसके बाद हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सभी ऊर्जा का दोहन करने के लिए स्कीम बनाते रहे हैं, विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते रहे हैं। और 2010 में हमें लगा कि सौर ऊर्जा से हम छोटे छोटे उपयोग तो काफी कर पाए हैं, जैसे सोलर कुकर है, सोलर वाटर हीटर्स हैं, या छोटे जरूरतों के लिए सोलर लैंटर्न्स, एरिया लाइटिंग, कुछ इस तरह की चीजें की गई। पर अभी हमने इसका, जिसको हम कहते हैं यूटिलिटी स्केल पावर के लिए उपयोग नहीं किया। और उस टाइम ये भारत सरकार का अपने आप में एक बहुत ही करेजियस डिसीजन था, क्योंकि उस टाइम पर अगर हम सोलर से यूटिलिटी स्केल पावर बनाते हैं तो 17 रुपया 18 रुपया पर यूनिट उसका कॉस्ट आता था। लेकिन भारत सरकार ने डिसाइड किया नहीं, हम तो ये करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। और एक और जो दुनिया भर से अलग नीति भारत में अपनाई गई, वो दो तरीके होते हैं। जब कोई पावर प्लांट लगाता है तो हम उसको एक दर पहले से नियत कर सकते हैं कि हम इस रेट पर बिजली आपसे लेंगे। एक हुआ नहीं, हम कॉम्पिटिटिव रूट से लेंगे। भारत सरकार ने पहले दिन से ये निगाह में रखा कि अगर हमें सौर ऊर्जा में सक्षम होना है तो उसमें इसकी लागतों में, दरों में कमी आए, तभी ये हमारे लिए मीनिंगफुल हो पाएगा। और 2010 से 2015 में तो कमाल कर दिया हमारी सरकार ने, क्योंकि 2015 में जो 20,000 मेगावाट का लक्ष्य हमने 2010 में रखा था, उसका 5 गुना करके 1 लाख मेगावाट सोलर से हम बिजली बनाएंगे, वो लक्ष्य हमने स्थापित किया। और उसकी तरफ हम ऐसे बढ़ रहे हैं, नए नए आयाम स्थापित करते जा रहे हैं। मैं एक दो चीज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जैसे एक तो हो गया कि इसका टैरिफ बहुत कम है, जो नए कोल प्लांट लगते हैं उनसे काफी कम है। लेकिन लोगों को ये शिकायत अभी भी रहती है कि धूप तो दिन में निकलती है, अगर हमको बिजली सारे टाइम चाहिए तो बिजली कैसे मिलेगी। तो वो ठीक बात है कि हम दोनों को मिला के दे सकते हैं, रात में कोल प्लांट से बिजली आती है, दिन में सोलर से प्लांट से आती है। लेकिन अभी पिछले अगर हम 3-4 महीने में देखें तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो इस रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क का एक जॉइंट वेंचर है, ये रम्स उसका, उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। एक कहते हैं राउंड द क्लॉक पावर। राउंड द क्लॉक पावर, इसका मतलब अभी हम अक्षय ऊर्जा से ये सपना देख पा रहे हैं कि हमको जब पावर चाहिए तब पावर मिल जाए। और उसमें एक स्टोरेज का विशेष महत्व है, और उसका भी जो लागत आई है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, वो 3 रुपए से जरा सा ऊपर है। और अगर हम विंड का देखें, सोलर का देखें, सारे टैरिफ्स इतने कम आ चुके हैं कि अभी हमारा, चाहे वो MSME इंडस्ट्री हो, चाहे बड़ी इंडस्ट्री हो, हम सोच सकते हैं कि जो ऊर्जा की लागत से हमारे प्लांट का कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस में फर्क आता था, वो अभी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे कॉस्ट पर हम ऊर्जा का दोहन कर सकते हैं। अभी जो लास्ट टेंडर हुआ है सेकी का, उसमें तो और कॉस्ट कम आ गई। और उसका प्रमुख कारण यही है कि अभी पिछले 6 महीनों में जो ब्याज की दरों में कमी आई है, फाइनेंसिंग कॉस्ट से काफी कम हो गया है,
और फाइनेंसिंग कॉस्ट कम होने से वो डेवलपर्स पास ऑन कर रहे हैं आगे कंज्यूमर को। तो पहले सबसे जो न्यूनतम दर आया था वो 2.44 रुपीज पर किलोवाट आवर आया था, पर यूनिट आया था। अभी वो 2.37 यूनिट हो गया। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा उपलब्धि है और मुझे इस बात का पक्का भरोसा है कि इससे हमारे फार्मर्स हों, हमारे इंडस्ट्री वाले हों, छोटे इंडस्ट्री वाले हों, बड़े इंडस्ट्री वाले हों, सबके लिए ही ये एक लाभ की स्थिति पैदा हो गई। Absolutely. Mr. Badrinath, Mr. K.A. Badrinath, senior economic journalist, is also joining us now. Thanks very much, Mr. Badrinath, for joining us here. Sir, your comments here, this momentous step, another momentous step has been taken and very important for Atmanirbhar Bharat, because this will ensure the self-reliance in electricity generation, which is so essential. Okay. The inauguration or dedication of the Reva Ultra Mega solar power project is very, very significant from 2-3 different angles. As the Prime Minister had said yesterday, it is a sure source of energy, and sure because you have solar exposure all over the year across the 17 or 18 agroclimatic zones. And secondly, it's also pure because it's environment friendly. And third part he spoke about is very significant because he says it is secure. Secure because it is a part of the campaign of the Prime Minister for achieving self-reliance through the Atmanirbhar Bharat campaign, self-reliance campaign. So these things are very, very significant. Sure. Second is that India has been playing a very significant role in the global, international solar alliance, where India has been a founding member, and in fact, the International Solar Alliance office is located in India itself. And we are playing a very significant role in the research, development, innovation, how to best utilize the solar energy and that kind of stuff. And also there was a minute before you had a discussion on the cost part of it. Costs have been coming down very significantly and it is very dependable both in the peaking hours as well as non-peaking hours. And also the cost has come as it has been stated yesterday, the cost of, per unit has come down to 2 rupees 13 paise. And which was around 7 to 8 rupees way back in 2010 or 11. So my point here is that if it is a secure and which is sure and which is also pure, if all these things are there, then why not we exploit this solar energy in a big way, and which is not going to end in any way. Unlike the hydrocarbon fuel, where you have maybe the oil, it could be gas, anything you might say. But there is going to be an end to those resources. But whereas solar energy or other renewable energy resources, there is not going to be any such issue. जी, बहुत अहम आपने कहा कि जब हम बिल्कुल बहुत अहम कहा आपने बद्रीनाथ जी कि किस तरह से हम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल अगर करते हैं तो ये अंतहीन है और साफ तौर पर सुरक्षित है, साफ है। अश्विनी जी, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो कॉस्ट है उसको कम किया जाए, ऐसे में जो संबोधन कल प्रधानमंत्री ने दिया उसमें किसानों का जिक्र था कि किस तरह से जो कुसुम योजना है, यानी कि अब सोलर जो ऊर्जा के लिए जो प्लांट्स यानी कि सिंचाई के लिए जो उन्हें पंप्स दिए गए हैं, सोलर पंप्स दिए गए हैं, उससे कहीं ना कहीं खर्च में काफी कमी आई है, जिससे किसान जो है वो अच्छी पैदावार करता है। अगर वो अच्छी पैदावार करता है तो कहीं ना कहीं जब हम जीडीपी की बात करते हैं जिसमें किसानों का बहुत बड़ा योगदान है, उसमें भी बहुत सुधार होता है। Mr. Badrinath, that question was for Dr. Kumar. We'll come back to you in just a bit. जी अश्विनी जी, जो कुसुम स्कीम है वो भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है और अगर आपको मैं ये याद दिलाऊं कि इस स्कीम को जब लाया गया उस टाइम देश के सामने कई सारे चुनौतियां थी।
जिसमें से एक चुनौती थी कि हम अपने किसान भाइयों की इनकम को कैसे बढ़ाएं। और उस टाइम पर इस कुसुम स्कीम में भी इस तरह का एक कंपोनेंट बनाया गया जिससे कि किसान भाइयों की इनकम को जो दुगना करने का हमारा स्वप्न है उसकी तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। उनको बोला गया कि अगर आपका खेत है उसका एक सर्टेन पार्ट में आप अगर सोलर लगाएंगे तो वो सरकार आपको ये फैसिलिटेट करेगी कि आप वो लगाएं, वहां की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आपसे बिजली लेगी और उससे आपको इनकम मिलेगी। वो जैसे लीज रेंट होता है या ऐसे आपको मिलेगी, वो बिजली का पैसा तो आपको मिल जाएगा, प्रोजेक्ट डेवलपर वहां लगा सकता है। तो उसमें एक तो ये प्रोविजन है। दूसरा प्रोविजन जो किसान का काफी खर्चा होता है वो होता है कि पंप को चलाने में, और पंप को चलाने में वो डीजल यूज करते हैं। डीजल पोल्यूशन करता है प्लस खर्चा बहुत ज्यादा करता है। तो उसके लिए सरकार ने इसमें प्रोविजन किया कि अगर आपके पास अपना डीजल पंप है उसको पहले से सोलराइजेशन आप कर लीजिए, नया पंप लगाना है तो सोलर से आप लगा लीजिए। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इसमें जो डिफरेंट राज्य हैं वो विभिन्न प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की वो प्रोग्राम ला रहे हैं उसमें, जिसमें मुझे निश्चित रूप से दिख रहा है कि जो किसान हैं उनको काफी सेविंग्स उसमें होंगी और उनका जो ओवरऑल फार्मिंग इनकम को सप्लीमेंट करेगा। और साथ ही अश्विनी जी, क्योंकि हम किसानों को लेकर बात कर रहे हैं, कुसुम योजना की बात है, तो कहीं ना कहीं जो बंजर और अनुपयोगी भूमि है जिसका जिक्र कल प्रधानमंत्री ने भी किया कि किस तरह से उसको उपयोग में ला सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए किसी किसान के पास ऐसी भूमि है जिस पर पैदावार नहीं हो सकती तो वो उसको दे सकता है कि वहां पर सोलर प्लांट लगाया जाए। उससे भी कहीं ना कहीं कम से कम 2 मेगावाट तक की क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करने में मदद मिलती है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा इसका उदाहरण है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जैसे ये मध्य प्रदेश में पार्क लगा, मध्य प्रदेश तो बहुत ही अग्रणीय है जिसमें ये रीवा का पार्क लगा। इसके अलावा वहां और बहुत सारे पार्क हैं। टोटल मिला के अगर हम देखें तो 750 मेगावाट का ये पार्क लगा है, लेकिन वहां पर जो मध्य प्रदेश सरकार ने प्लान किया है 5000 मेगावाट तक वो जाना चाहते हैं। बहुत सारे पार्क उन्होंने बनाए हैं। इसी तरह कर्नाटका में भी एक 2000 मेगावाट का पार्क है। अभी जो मॉडल हो गया, एक कुसुम स्कीम हुआ जिसमें आप 2 मेगावाट तक का प्रोजेक्ट लगा सकते हैं उस जमीन पर जहां आपको कोई उपजाऊ नहीं है। और उसमें मैं आपको अगर कुछ नंबर्स देना चाहूं तो कुछ इस तरह होता है, जैसे अगर मैं लीज पर लेता हूं जमीन तो कम से कम 20,000-25,000 रुपया पर एकड़ मुझे एनुअल लीज रेंट उसका मिल जाता है। अगर हम इसको इस बात से तुलना करें कि पूरे साल में अगर मैं किसी मेरा जमीन है उसके ऊपर मैं खेती करता हूं तो मेरी एवरेज इनकम कितनी होती है, वो करीब 50,000 टाइप होती है, 50,000 रुपया, या कहीं उससे कम होती है, कहीं उससे ज्यादा होती है। तो उसके मुकाबले देखें तो ये इनकम काफी अच्छी इनकम है। और मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं कि जहां पर किसानों ने इस तरह की इनकम हुई, उन्होंने अपनी लैंड लीज पर सोलर पार्क या उसके लिए दिया और उन्होंने फिर अपने बच्चे शहर में भेजना शुरू कर दिया, पढ़ाई के लिए भेजना शुरू कर दिया, वहां बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई। वो सारा एरिया का डेवलपमेंट ही बदल जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इसका। राइट। Okay, Mr. Goyal, what would you say that the important aspects that makes this Rewa mega solar project so significant? And one important thing to note here is, and that's very important, Mr. Goyal, and your comments on that, because the project will reduce carbon emissions equivalent to 15 lakh tons of carbon dioxide. Yes. Mr. Goyal. In the sense that it's a very significant way to take it forward in the reduction of the in the reduction of the carbon dioxide in India, which is in line with the commitment of this Paris Climate Summit. And through this project, we are also going into the direction of become the Atmanirbhar, which has been indicated by the Prime Minister. And I would also like to comment on 3-4 things. If you see, through this solar sector, there has been a significant job creation in India. In 2016, there were around 21,000 people who were working in this sector. Now, in the last year, there were around 77,000 people who were working in the solar sector.
other terms, India has attracted very huge investment in India. I think in the last 2 financial year, if my memory goes well, it's around 80,000 crores, and it has been achieved through the foreign utilities, venture capital funds, PE investors, sovereign wealth funds, pension funds, oil and gas companies. Since I have been working on, in the past I was working with the French government company Areva, so there's a very significant emphasis of the renewable energy and solar energy. And I have also worked with a few companies whom I advised to make an acquisition in India. And just around a few months back, at the beginning of 2020, there was a big French group which made a significant acquisition of around $1 billion in India. So through this solar emission, we are going in the Atmanirbhar direction by creating the job, by reducing the price of the energy, by attracting the investment, and also going into the direction of the Make in India program. There has been a huge investment in the manufacturing side, which is creating the jobs. Sure. Okay. साथ ही क्योंकि लगातार हम कोशिश कर रहे हैं उन योजनाओं के बारे में भी जिक्र करें जो कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई हैं। बद्रीनाथ जी, जिस तरह से हमने कुसुम योजना का जिक्र किया, ऐसे में अटल ज्योति योजना जो है कि किस तरह से जब हम गाँव को या शहरों को रोशन करना चाहते हैं, खास तौर पर सौर ऊर्जा यानी कि सौर बिजली की मदद से, जिसमें कहीं ना कहीं 75% जो केंद्रीय वित्तीय सहायता वो दी जाएगी, जबकि 25% राशि सांसद निधि कोष से आएगी। क्या लगता है कि जब इस तरह के मेगा प्लांट्स लगाए जाते हैं जो अपने आप में काफी बड़े हैं, जैसे कि हमने रीवा की बात की, कहीं ना कहीं बिजली जरूरतें, चाहे हम घरों की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं, जो आत्मनिर्भरता है, सेल्फ रिलायंस है इस क्षेत्र में, उसके लिए काफी अहम साबित होती है? यस, बहुत सारा इसमें बहुत सारा पहलू है। ऐसा एक पहलू ये भी है कि जो आत्मनिर्भरता जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ले आने के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कल जोर दिया है। जैसे सोलर, फोटोवोल्टाइक सेल, उसके बाद बाकी सपोर्टिंग इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी वजह से जॉब क्रिएशन इन दिस सेक्टर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। दूसरी बात ये भी है, जब आप गांव की तरफ बोल रहे हैं तो वहां स्मॉलर पावर प्लांट जो बनता है, सोलर पावर प्लांट्स या इसमें, इसकी वजह से एक तो आपका सोलर पावर पे जो आपका इनकम बढ़ता है वो तो है ही है, उसके साथ साथ जो है आपका क्लीन एनर्जी जो मामला जो है, जैसे अपना विलेजेस का एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने का बहुत बड़ा मैसिव इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि आवर रूरल एनवायरनमेंट विल बी वेरी क्लीन। थर्ड पार्ट इज, अब जब आप सोलर एनर्जी की बात करते हैं कि अभी एक हमारा पैनलिस्ट बोल रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना एमिशंस का बचत हो सकता है, और इसके साथ साथ ये भी है कि इसमें लगभग आपका 6.2 करोड़ ट्रीज जितना अपना प्लांट करने की जो जितना इक्विवेलेंट है, उतना इम्पैक्ट आपको ये सोलर एनर्जी वाला प्रोजेक्ट्स देंगे। बड़ा, छोटा और माध्यमिक, तीनों का एक समावेश होना चाहिए। और आवर कैंपेन एक भारत के लिए ही नहीं है, ये दुनिया भर के लिए एक मॉडल बन सकता है। दूसरी बात ये भी है कि जो हम लोग जो एनर्जी के क्षेत्र में जो सेल्फ सफिशिएंट की तरफ जब बढ़ रहे हैं, ये भी पोटेंशियल है कि एनर्जी को, जो सोलर एनर्जी को हम एक्सपोर्ट करने का पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप श्रीलंका मान लीजिए या भूटान मान लीजिए या आप बांग्लादेश मान लीजिए, ऐसे जो जितना भी सार्क कंट्रीज में और साउथ ईस्ट एशिया में, थाईलैंड तक आप सोलर एनर्जी रिलेटेड ग्रिड्स आपको लिंक कर सकते हैं, और आप इसमें एक्सपोर्ट रेवेन्यूज भी बहुत आपको लेने के लिए बहुत क्षमता है या पोटेंशियल है इन a big way. Sure. Okay. Mr. Badrinath, would you say that due to these mega solar power projects, now India has emerged as the most attractive market of clean energy, and of course with the latest the Reva mega solar power project being dedicated now?
Yes, in the sense, from 2000 onwards, if you see most of the analyst reports, it says that India is in the top 4 nations. And if our projects go on as per schedule, maybe there would be a little bit of layback because of the COVID-19, maybe short disruption. But my guess is that India will emerge as in the top 2 or 3 nations globally in terms of solar power, for the simple reason that one, we have innovated in a big way in this sector because we are investing a huge amount of money in terms of research and also innovation. And henceforth, the cost of power is coming down. Then also the dependability of solar power and other renewable energy resources is also going to be huge. And third part of the story is that our export revenues are going to go up in case we are able to, break even in terms of, capacity, demand, supply, and meet the export demand that is there from across our neighboring countries and Southeast Asia. जी, और जब हम सौर ऊर्जा को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं, गोयल जी, कुछ ऐसे अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर्स भी हैं जब हम सौर ऊर्जा की बात करते हैं जहां पर कई तरह की विकल्प, कई तरह के मौके, कई तरह की संभावनाएं मौजूद हैं। मसलन कि हम बात कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कई ऐसी कार या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जो सौर ऊर्जा से चलेगी, जिसमें हम जब बात करते हैं रिचार्जिंग स्टेशंस की तो वो सौर ऊर्जा से स्वचालित होंगे। किस तरह से आप भविष्य देखते हैं, खास तौर पर इस तरह के सेक्टर्स को लेकर, जब हम जानते हैं कि इस पथ पर आगे बढ़ने से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ रोजगार के मौके, और खास तौर पर जब हम स्वच्छता की बात करते हैं पर्यावरण के लिहाज से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में? तो आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा कि एक तो जो बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस और जो इनोवेशन इंडिया के बाहर चल रही है, हम उसको सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हम उसको कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और दूसरी चीज की ये इनोवेशन क्या है। तो अगर आप ये देखें कि अगर आप ये बाहर के कंट्री में जाएं, वहां पर जो पर्टिकुलरली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो वहां पर जो बैटरी है उसकी वजह से वो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जा रहा है। वहां पे उन्होंने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो कार हैं, चाहे वो बसेस हैं, इस तरह की वहां पर टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि उनकी बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी जो है बहुत ज्यादा है। तो इसकी वजह से जो ऑटोमोबाइल की जो प्राइसेस हैं वो कंटिन्यूसली घटती जा रही हैं। अभी भी इंडिया के अंदर इसकी जो कॉस्ट है थोड़ी हाई है जी। ये जो ऑटोमोबाइल के अंदर जो इनोवेशन है, हमको इसमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, और जो हम कर भी रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक प्राइसेस की, गाड़ियों की प्राइसेस देखें तो वो पिछले 5 सालों में करीब 50% कम हो गई है। एक तो ये तो बात हो गई ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जी। मैं इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा आपको कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ही कि इंडिया के बाहर वो क्या क्या ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बहुत अहम जी। इसमें मैं 3-4 पॉइंट आपको क्विकली बताना चाहूंगा। पहला पॉइंट है ये इंटरकनेक्ट एंड लार्जर बैलेंसिंग एरिया। ये मेजर है, इसका एग्जांपल है कि अगर आप चाइना के गांसू प्रोविजन एरिया में जाएं, वहां पे उन्होंने ट्रांसमिशन लाइन डेवलप कर ली है जो 1 गीगावाट हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है, और जो पीक टाइम में 71% लोड ले सकती है। अभी इंडिया में इस तरह के ग्रिड अवेलेबल नहीं है जो हम इंडिया में अडॉप्ट कर रहे हैं। इससे जो इसमें क्या होगा, जब ये इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, इंडिया में अडॉप्शन होगा, तो लिमिटेड जो पोटेंशियल है रीजनल कैपेसिटी का, जिसके लिए हम भारत सरकार उस पॉलिसी पे भी काम कर रही है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए, उसको एनर्जी ट्रांसमिट करने में बड़ी हेल्प मिलेगी। दूसरा पॉइंट है कि अभी जो इंडिया के अंदर जो हमारा जो डिस्पैच स्पीड है वो करीब 15 मिनट के आसपास है, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाएं तो देखेंगे कि वहां पर जो बहुत शॉर्टर डिस्पैच इंटरवल है, जो 5 मिनट के अंदर जो है वो एनर्जी ट्रांसमिट हो जाती है। तीसरा इसका मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, जो यूके के अंदर मैंने देखा, वहां पे जो उनकी मार्केट प्राइस जो है एंसिलरी इक्विपमेंट्स के लिए, वहां की जो फ्रीक्वेंसी है, उन्होंने सब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स प्रोडक्ट डेवलप किया है। और इंडिया में अभी जो है हम अभी बहुत बिगिनिंग स्टेज पे हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल जब हम बात करते हैं कि वैश्विक पटल में किस तरह से सौर ऊर्जा का इस्तेमाल
किया जाता है उसकी तकनीक से भारत बहुत कुछ सीखता है, लेकिन लगातार हम ये भी कहते हैं और ये भी मानते हैं कि कैसे हम लोकल से वोकल यानी कि उसको आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही अश्विनी जी, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन संभावनाओं की, उन क्षेत्रों की, लेकिन ये भी हमारे साथ एक संभावना है और लगातार इसका आह्वान प्रधानमंत्री कर चुके हैं कि 2022 तक 20,000 मेगावाट क्षमता वाली ग्रिड से बिजली को उत्पन्न करना है। साथ ही साथ जब हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, अवसर खोजना, जब हम आपदा में अवसर की बात करते हैं, खास तौर पे सोलर पैनल जिनको लगाने के लिए राशि भी दी जाती है सरकार द्वारा, किस तरह से अगर हम उस सेक्टर में देखें या उस संदर्भ में देखें, कितना अहम हो सकता है सौर ऊर्जा का ये मेगा प्लांट? मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। अभी जो मेरे साथी पैनलिस्ट ने जो बताया उसके बारे में भी जरा सा मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। कुछ मुख्य बिंदु हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने जब पहली बार सरकार आई थी, तब उन्होंने एक मंत्र दिया था, स्केल, स्पीड एंड स्किल। उस आधार पर इंडियन प्रोग्राम जो हमारा सौर ऊर्जा का या अक्षय ऊर्जा का प्रोग्राम बना कि स्केल बड़ा सोचो और उसको स्पीड से पूरा करो और स्किल डेवलप करो और आगे बढ़ते जाओ। उसमें हमने सफलता प्राप्त की। और मेरे एक साथी पैनलिस्ट ने पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस की भी बात की थी कि जो हम ग्लोबल लीड लिया है हमने, और उसका ऑफिस भी इंडिया में ही है। वहां पर भी यही मंत्र हमारे साथी कुलीग हैं वहाँ, डॉक्टर उपेंद्र त्रिपाठी, मैंने उनके साथ काम किया है जो डायरेक्टर जनरल हैं, और मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि वहां पर भी उन्होंने यही मंत्र को आगे बढ़ा रहे हैं कि हम 10 कंट्रीज 20 कंट्रीज उनका सबका डिमांड एग्रीगेट करें, उनको सिंगल टेंडर करें, सो दैट हमें कॉम्पिटिटिव रेट मिले और उनको सस्ता रेट मिले और वो चीजें आगे जा पाए। तो ये मंत्र मेरे हिसाब से भारत ने दुनिया को दिया है। इसी तरह अगर हम सौर ऊर्जा का पूरा विकास देखें हमारे देश में कैसे हुआ है, जो एक रिसर्च होती है, रिसर्च तो हुई है हमारी लैब्स में होती है, टेक्नोलॉजी के ऊपर, साइंस के ऊपर, नए नए मटेरियल बनाना। उसके अलावा जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है इंडिया का वो है पॉलिसी रिसर्च। हमने कॉम्पिटिटिव प्रोक्योरमेंट कहा हम करेंगे, हमने कहा कि इसको बजटरी सपोर्ट कहां से आएगा क्योंकि उस टाइम बिजली महंगी थी। तो भारत शायद एक पहला ऐसा देश था जिसने कार्बन टैक्स इन ए वे इस फॉर्म में लगाया कि हमने कहा कि कोल के ऊपर एक सेस लगाएंगे, उससे जो पैसा होगा उससे हम सोलर को सपोर्ट करेंगे। सोलर और एक अभी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की भी बात आई, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि सोलर के एरिया जो बंजर जमीन है, जो जमीन उपयोग में और किसी तरह उपजाऊ नहीं हो सकती, वो रेगिस्तानी इलाकों में है, वहां लोग नहीं रहते अधिकतर, देयर आर नो हैबिटेशंस। सो that means if I am setting up a solar project there, that energy has to come to the load centers, to the cities or industries or wherever it is. So for that purpose ये पहले से ही एक परिकल्पना कर ली गई थी कि हम एक वहां ट्रांसमिशन लाइन की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसमिशन लाइन डालनी चाहिए, और वो ट्रांसमिशन लाइन डालने का कार्य फर्स्ट फेज तो उसका पूरा भी हो गया, वो उसमें हुआ है। तो ये सब होने के साथ साथ अभी दाम तो हमारे कम हो गए हैं, टैरिफ कम हो गए हैं। अभी आपने मैन्युफैक्चरिंग की भी बात की, मैन्युफैक्चरिंग में भी हमारा अब मेरे हिसाब से फेज 2 चल रहा है इन ए वे। अगर हम देखें हमारे यहाँ सोलर में जो मैन्युफैक्चरिंग का इशू है वो ये है कि या तो हम सोलर सेल मॉड्यूल बनाते हैं, वो हमारे यहाँ पहले भी बनाते रहे हैं, क्षमता उसकी कम थी, जो क्षमता अभी बढ़ती जा रही है। अगर मैं देखूं सोलर सेल मॉड्यूल बनाने की क्षमता हमारे यहाँ 3000 मेगावाट की है, जबकि हम एनुअली 10,000 मेगावाट 12,000 मेगावाट टाइप सोलर का इंस्टॉलेशन सोच रहे हैं। तो अभी अगर मैं खाली मॉड्यूल देखूं, इसका मतलब सोलर सेल मैं कहीं से ले आया और मॉड्यूल बनाता हूं जिसमें वैल्यू एडिशन 15-20% ही होता है, तो वो हमारे यहाँ 10-15 हजार मेगावाट बनाने की क्षमता है। पर अगर आप देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी क्या किया, उन्होंने कहा लोगों को मैन्युफैक्चरिंग के लिए उत्साहित करने के लिए, एनकरेज करने के लिए उन्होंने कहा कि आप मैन्युफैक्चरिंग लगाइए, और जो मैन्युफैक्चरिंग लगा के आप सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे उसका पीपीए हम आपको साइन कर देंगे। और अगर आप 1000 मेगावाट का मैन्युफैक्चरिंग लगाते हैं सोलर सेल एंड मॉड्यूल, तो आपको मैं 4000 मेगावाट का पीपीए दूंगा। उस माध्यम से अभी एक टेंडर सेकी ने कंक्लूड किया है, जिसके आधार पर मैं कह सकता हूं अगले 3 साल में 3000 मेगावाट की क्षमता
और सोलर सेल एंड मॉड्यूल की ऐड हो जाएगी। इसका मतलब 6000 मेगावाट की क्षमता हो गई और मॉड्यूल बनाने की तो क्षमता हमारे यहाँ है। अभी एक क्रिटिकल पॉइंट अभी भी इसमें बचा हुआ है, वो है कि हम क्वार्ट्ज लेके पॉलीसिलिकॉन तक बनाएं। वो एक मिसिंग चेन है, वो बहुत एनर्जी इंटेंसिव होता है और काफी महंगा होता था, इसलिए इंडिया ने उसमें अभी तक कदम नहीं रखा था। पर मुझे पता है, अभी जैसा मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों से बात करके और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ संपर्क है, वो भी ये आजकल प्लान कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया में वो वाला कंपोनेंट भी कैसे हम लाकर ये आत्मनिर्भरता कर सकते हैं। एक आत्मनिर्भरता के लिए एक और हुआ, जब आत्मनिर्भर की जब पॉलिसी आई उसमें बहुत सारी एमएसएमईज और बहुत सारे इन सब चीजों के लिए है। एक बहुत ही क्रिटिकल पॉलिसी उसमें थी कि 200 करोड़ का अगर टेंडर कॉस्ट है, उससे कम वाले के लिए आपको ग्लोबल टेंडर करने की जरूरत नहीं है। सो अगर मैं उसको इन टर्म्स ऑफ सोलर कैपेसिटी देखूं, 50 मेगावाट टाइप अगर प्रोजेक्ट है, सो दैट सूट्स वेरी वेल टू फॉर एग्जांपल रूफटॉप सोलर। अभी हम क्या एनकरेज कर रहे हैं लोगों को? आई थिंक द होल मिशन, होल थिंग इज दैट देयर इज वन ड्राइव दैट यू रिड्यूस द टैरिफ ऑफ सोलर or wind or the combination of that, that we have already succeeded in that. Once you are able to reduce that tariff, then even like transport sector, it can be electrified. So it means electric cars, electric buses, anything is possible. Only the battery cost remains to be tackled. Charging station, recharging station, that everything can be done. So I think that is the direction that Government of India has taken, and I would like to congratulate in this case, like for RUMS, to congratulate the government of Madhya Pradesh, together with government of India. They could at that time, I know that because I was dealing at Solar Energy Corporation at that time, I was there, that the tariffs were hovering around 4 rupees. And IFC, International Finance Commission, they structured the bid. And many innovative provisions were brought in the tender document, which were liked by the international investors. Sure. And they came forward. And I think I am repeating it that this was the first project in which the clean fund from the World Bank that was contributed, plus the tariff, which was first year tariff was around 2.97 rupees. And levelized tariff was coming at around 3.30 rupees, was first time reached the new coal tariff. So that's the contribution India is making in this direction. Sure. Mr. Badrinath, another important aspect that I would like to you to shed more light on is the financial health of the DISCOMs here, and how important would you say that is going to be for the green power? The financial power, the financial issues that are confronting distribution companies is a reality. But even on this front, if you recall, as part of the Atmanirbhar Bharat campaign that was announced, the 20 lakh crore package that was announced, in that one significant portion is about 97,000 crores were set aside to clean up the finances of distribution companies, state distribution companies. So if state distribution companies become more, financially viable units, as the government has plans to do it, so my guess is solar power projects which are going to be generating huge amount of energy over the years are also going to be benefited in a big way. This 97,000 crores that the government has set aside as part of the Atmanirbhar Bharat campaign is to clean up essentially the unpaid bills of several consumers, and also the payability, and some of the states have to bring in the subsidy component upfront. And third part is the government. Third is the central government is also putting in schemes
to provide complementary financial support. So these are the different components of financing. The distribution companies, their weak balance sheets in the states, वगैरह वगैरह वगैरह. So point I'm trying to make is that one, in the Atmanirbhar Bharat campaign, there is a huge component to clean up the state, distribution companies. Two, once these, distribution companies' finances are better placed, my guess is clean energy must get precedence over the other fossil fuel related power plants while payments are made. And second part is subsidies, both by center as well as states need to be upfront, and it need not be put on the distribution company. साथ ही क्योंकि बद्रीनाथ जी आपने सब्सिडी का जिक्र किया, गोयल जी मैं इससे मुतल्लिक आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से हम जानते हैं कि केंद्र सरकार ने सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग के लिए सोलर सब्सिडी स्कीम की शुरुआत की है। हालांकि इसमें वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र शामिल नहीं है, लेकिन किस तरह से इसका प्रसार किया जाए, प्रचार किया जाए, इसलिए इस सब्सिडी स्कीम की शुरुआत की गई। किस तरह से आप देखते हैं, खास तौर पर जब हम जानते हैं कि सौर ऊर्जा अपने आप में सिक्योर है, प्योर है, उसके लिए इस तरह की जो सब्सिडी स्कीम्स हैं वो कितना बड़ा एक धरातल जो है वो प्रोवाइड करती हैं आगे बढ़ने के लिए? आई थिंक जो इंडिया में जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इतना बढ़ पा रहे हैं, उसमें ना केवल ये भारत सरकार की कैपिटल सब्सिडीज है जो आपने बोला है, बट इसके अलावा जो भारत सरकार ने जो अपनी पॉलिसीज बनाई हैं उसकी वजह से हम कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हो पा रहे हैं। अगर आप देखें, अगर हम कैपिटल सब्सिडी की बात करें तो आप देखेंगे कि रेजिडेंशियल रूफटॉप जो पीवी इंस्टॉलेशन है वो आज के टाइम में दे आर एलिजिबल फॉर 20 to 40% अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज। भारत सरकार ने, जैसे अभी आपने भी कुसुम योजना का जिक्र किया, तो करीब $5 बिलियन जो हैं जून 2020 को स्मॉल स्केल पीवी इन मैन्युफैक्चरिंग इन एग्रीकल्चर एरिया दे अनाउंस्ड इन 2019। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें कि हम भारत सरकार की और कौन सी पॉलिसीज हैं जिससे हम इतने इंडिया में सक्सेसफुल हो रहे हैं, मैं उसका भी जिक्र करना चाहूंगा। तो उसमें पहले है लोअर कॉर्पोरेट टैक्स। अगर आप देखें, जो पहले जो हमारा जो कॉर्पोरेट टैक्स था वो करीब 35% हुआ करता था, जो करंट रेजीम में करीब 17% हो गया है। तो इससे अगर आप देखें, इट हैज हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग द लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सोलर बाय 8 to 10%। दूसरी बात है एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन। जो भारत सरकार ने जो ये पॉलिसी बनाई है उससे जो इन्वेस्टर के ऊपर करीब 40% उन्होंने अलाउ किया है एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन, जिससे इन्वेस्टर के ऊपर इनकम टैक्स बर्डन बहुत कम हो गया है। एंड इससे जो है इंडिया के जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो एक तो दो तरह के कॉर्पोरेट्स हैं, जो एक ऑलरेडी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और दूसरे जो अभी नहीं काम कर रहे हैं, तो इतना बड़ा वहां पे उनको मार्केट दिख रहा है 130 करोड़ का, न केवल इंडिया की कंपनियों के लिए और बल्कि बाहर की कंपनियों के लिए जो इंडिया में आना चाहते हैं और डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं क्लीन पावर इन्वेस्टमेंट के थ्रू। इसके अलावा भारत सरकार ने जैसे एक इंटर स्टेट ट्रांसमिशन जिसको बोलते हैं ISTS, चार्जेस एंड लॉसेस होते हैं, जो उसको एग्जम्प्ट कर दिया है ये सोलर एनर्जी के ट्रांसमिशन से। तो अगर आप इसका कॉस्टिंग में इफेक्ट देखें तो इसका करीब 0.65 रुपीज पर यूनिट का इसमें बेनिफिट मिलता है। एंड लास्ट चीज जो है, जो बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत शानदार कदम उठाया भारत सरकार ने सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया विदाउट एनी रिव्यू। कोई भी कंपनी अगर आना चाहती है तो बिना रिव्यू के वो कर सकती है। इसी वजह से लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में जो फॉरेन यूटिलिटी हैं, वेंचर कैपिटल फंड हैं, पी फंड हैं, इन्वेस्टर्स हैं, सॉवरेन वेल्थ फंड हैं, पेंशन फंड्स हैं, उन्होंने करीब 70 से 80 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में किया है। तो ये इस तरह की जो स्कीम इंडिया में कर रहे हैं, और अभी जो लेटेस्ट मेरे पैनलिस्ट ने बताया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, इस हिसाब से जो उनको इतना बड़ा मार्केट दिख रहा है इंडिया के अंदर, और जो इसमें वो आके यहाँ पर इंडिया के अंदर, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के माध्यम से है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से है,
वो इंडिया में आना चाहते हैं, और भारत सरकार की ये बहुत ही प्रगतिशील योजनाओं की वजह से इंडिया में सोलर ऊर्जा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। Okay. Dr. Kumar, your comments here as far as the importance of solar energy is concerned, because that clearly cannot be undermined, and how important a role that's going to be playing as a medium for meeting the energy needs of an aspirational India. ये बहुत ही important question है, and I would like to put a perspective to it. Sure. That is like, people, Paris Agreement, if we just refer to that, that talks about that how soon, whether, for example, by 2050, are we able to reach to, let us say, carbon neutral economy or zero carbon kind of initiatives. All energy transition exercises which are being done globally, whether it is IRENA, whether it is International Energy Agency, or even by TERI, we have made certain projections, and we, in that the solar energy or wind energy, clean energy, what we are saying, that forms the basis of all the calculations that we should be able to capitalize on this growth pattern. We should be able to sustain this path because it's doubly beneficial. It's reducing the pollution, and it's bringing benefit in terms of employment, in terms of economic growth of the areas to the country. So it's a win-win situation. So I think, so it means it's going to stay there, it's going to be maintaining its growth profile, and I would say that's going up and up. There is no other way that we can think of energy transition and then limiting the world climate temperatures within 2 degrees centigrade without resorting to clean energy. So that's one thing. Second thing, again, I would like to bring to you, Honorable Prime Minister's last year, address. He said, one world, one sun, one grid. So the vision is, sun is shining all the time over this globe. If I am able to transmit energy from one part to another, even storage won't be required. So, but it requires so many geopolitical solutions, or there would be hurdles. So why not to start at some place it is? The India is already having, I would say, energy links with Bhutan or neighboring countries. So, and I would like to inform that the Ministry of New and Renewable Energy, MNRE, who is the nodal ministry for this, they brought out one tender to have consultant to work on this concept. So this is very significant. So in my opinion, the solar, even when we talk about that how that energy transition will occur because of infirm nature of solar, even people talk about hydrogen. They talk about green hydrogen. So green hydrogen means that you are producing hydrogen using the clean energy, solar and wind through electrolysis route and all. So it means we have a vision, and India is a great pusher of that vision, that tomorrow without emissions we are producing energy, whether it is the small scale, big scale, and we are not adding to the emissions, rather we are reducing. And even in terms of coal power plants, I think there are no studies which are suggesting that there would be increase in the capacities of the existing capacities of the coal plants. Right, absolutely. That's the scenario. जी, बहुत अहम आपने कहा कि आने वाले समय में किस तरह से हम नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बद्री जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, हमने तमाम तरह के दृष्टिकोण रखे जिनमें हमने अलग अलग योजनाओं का जिक्र किया, जिसकी वजह से सौर ऊर्जा के पथ पर हम लगातार बढ़ेंगे और उज्जवल भविष्य हासिल करेंगे। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि इस राह में आगे बढ़ने के लिए, और जब भी हम अच्छा काम करते हैं तो कई मुश्किलें भी आती हैं, तो कितनी ऐसी मुश्किलें हैं जिनसे पार पाना भी बाकी है जब हम सौर ऊर्जा की बात करते हैं? तो जी, ऐसा है कि मुश्किलों के बारे में बहुत सारा है, लेकिन 2010 से हमारा जो कैंपेन चल रहा है, 2014 से ये जो कैंपेन जोर पकड़ा है, इसमें बहुत सारा मुश्किलें सॉर्ट आउट भी हुआ है, बहुत सारा बाकी भी है। इसमें बिगेस्ट इश्यू वुड बी जैसे हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज को बढ़ाने की
बहुत ज्यादा पोटेंशियल भी है, उसको अगले 2-3 साल में रियलाइज भी करना है। जैसे अभी हमारा को पैनलिस्ट बता रहे थे कि भाई 1 ग्रिड 1 वर्ल्ड 1 सन काइंड ऑफ थिंग, इट्स ए $100 बिलियन प्रोजेक्ट। इस $100 बिलियन प्रोजेक्ट में इफ इंडिया हैज टू प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल, हमारा जो क्षमता जो है डोमेस्टिक कैपेसिटी उसको बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात जो है इनोवेटिव फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर्स करना पड़ेगा, जिसमें अपने कॉस्ट ऑफ फाइनेंस जो है उसको रिड्यूस कैसे करें और इसको पूरा दुनिया को साथ कैसे ले जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज भी रहेगा। क्योंकि कुछ डेवलपिंग कंट्रीज में there's a question about whether it is viable, not viable, what is it and all that. But the entire European Union, the entire Asia and African region and Latin America are depending a huge way on this one solar grid that the Prime Minister Narendra Modi had proposed before the global community. And my guess is with the kind of aggressive campaigning that we are doing in terms of all the manufacturing capacities, then policy issues, then third party financing. Okay. All the three issues are being sorted out in a big way. Okay, we've almost come to the end of our show, but Mr. Badrinath, closing comments here. Would you say that by gainfully transforming our massive solar potential and stepping up our clean energy, we are rightly boosting our energy security and moving in the right direction as far as making India self-reliant in the field of energy needs? Yes, in a big way, for the simple reason, when we had talked about energy security and energy self-reliance, depending on solar energy is one of the best options, for the simple reason there will not be volatility in the energy market like you see it in the crude oil or gas markets, which are prone to politics, which are prone to demand supply issues. But here the supply of your ingredient, that is the solar energy, is going to be constant and it is going to be very, very secure. Henceforth, my guess is that this is going to be the sure shot option for India to secure your energy needs. Absolutely. Okay. बिल्कुल बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, जिसका जिक्र लगातार हमने इस शो पर किया। बहुत बहुत शुक्रिया जी बद्रीनाथ जी इस शो पर आने के लिए और अपने विचार इस मंच से साझा करने के लिए। साथ ही साथ गोयल जी आपका भी और अश्विनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच से अपने विचारों को साझा करने के लिए। तो जिस तरह से आधुनिक सेवाओं की पहुंच बढ़ रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं तकनीक के लिहाज से, तो जो पारंपरिक रिसोर्सेज हैं ऊर्जा के, उससे आगे बढ़कर हमें सौर ऊर्जा का दामन थामना होगा, जिसका जिक्र लगातार प्रधानमंत्री ने भी किया। और आगे आने वाला जो भविष्य है सौर ऊर्जा का, जब हम इस तरह के मेगा प्लांट्स की बात करते हैं तो वो स्वर्णिम है। Absolutely. With that, it's a wrap on this broadcast of Atmanirbhar Bharat for today. We'll be back tomorrow, same time, same place, and of course with the new topic of discussion. We'll see you then. Thanks for being with us. शुक्रिया, नमस्कार।